आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत हम एक ऐसे केस से कर रहे हैं जो शुरू तो एक बेहद दुखद पारिवारिक घटना के तौर पर होता है, लेकिन देखते देखते एक ऐसे खौफनाक सच में बदल जाता है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। हम बात कर रहे हैं द मिल्कशेक मर्डर केस की। चलिए बिना वक्त गवाए इस केस की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से आता है, कोई अनजान शख्स, कोई अजनबी। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे भयानक पहलू यही है कि सबसे खतरनाक खतरे अक्सर घर के अंदर से ही पनपते हैं। इस केस में भी असली खतरा किसी अंधेरे कोने में छिपा कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। तारीख थी 25 अप्रैल 2023। चंद्रपुर में तैनात 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर की कहानी यहीं से एक डार्क मोड़ लेती है। सुबह का वक्त था। वो बिल्कुल आम दिनों की तरह अपनी 19 साल की बेटी आर्या के हाथों से बना एक मिल्कशेक पीते हैं। फिर मिड डे के समय वो अपनी ड्यूटी के लिए कलेक्टरेट बिल्डिंग पहुंचते हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दोपहर होते होते अचानक वो ड्यूटी पर ही गिर पड़ते हैं। उन्हें तुरंत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन शाम तक उनकी मौत हो जाती है। एक इंसान जो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक घर से निकला था, वो शाम तक इस दुनिया में नहीं रहा। अब इस पॉइंट पर दो अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक पहलू वो था जो पूरी दुनिया को दिख रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, कोई साजिश नहीं है, और एक 19 साल की बच्ची अपने पिता की अचानक हुई मौत पर बुरी तरह टूट चुकी है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। असलियत में ये एक सुनियोजित हत्या थी। उस मिल्कशेक में जहर मिलाया गया था और ये एक बेहद ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर। दुनिया के सामने जो महज एक ट्रेजेडी थी, वो असल में एक ऐसा खौफनाक सच था जिसे पूरे 3 साल तक बड़ी चालाकी से छिपा के रखा गया। और फिर पूरे 3 साल बाद आता है वो ट्विस्ट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मार्च 2026 में आशीष शिडमाके नाम का एक शख्स रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो वहां जाकर एक ऐसा कन्फेशन देता है जो पुलिस डिपार्टमेंट के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बताता है कि जयंत जी की मौत कोई हादसा या बीमारी नहीं थी, उस मिल्कशेक में जहर था। और सबसे बड़ी बात, वो जहर मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी सगी बेटी आर्या थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आर्या ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? इसके पीछे 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला, पिता की सख्तियों को लेकर उसके मन में भरा हुआ भयंकर गुस्सा। जयंत जी को अपनी बेटी की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई थीं जो आर्या को किसी जेल की तरह लगने लगीं। दूसरा कारण था आशीष शिडमाके के साथ उसका एक सीक्रेट रिश्ता जिसके सख्त खिलाफ थे उसके पिता। और तीसरा, जो सच में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोटिव है, अनुकंपा के आधार पर यानी कंपैशनेट ग्राउंड पर अपने पिता की पुलिस की नौकरी हथियाने की एक सोची समझी लालसा। इन तीनों चीजों के जहरीले कॉम्बिनेशन ने एक 19 साल की लड़की को अपने ही पिता का कातिल बना दिया। और पता है इस पूरी साजिश की कीमत क्या थी? सिर्फ 5,000 रुपए। ये आंकड़ा सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता की जिंदगी जिसने अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार और सुरक्षा के साथ बड़ा किया, उसकी कीमत महज 5,000 रुपए रह गई थी। यही वो रकम थी जो उस जहर को खरीदने के लिए दी गई थी। प्लान को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था, इसे बहुत गहराई से प्लान किया गया था। सबसे पहले आशीष भद्रावती में रहने वाले अपने 13-14 साल के एक नाबालिग कजिन से कांटेक्ट करता है। सोचिए, एक बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व था। फिर वो कजिन उन्हें मोंटी नाम की एक सप्लायर से मिलवाता है और आखिर में वो एक ऐसा खास तरह का जहर हासिल करते हैं जो शरीर में जाकर बिल्कुल किसी आम बीमारी जैसे लक्षण पैदा करता है, ताकि किसी को शक ही ना हो। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में ये बात तो आएगी ही कि पुलिस को शक क्यों नहीं हुआ। इसका बहुत ही सीधा और कड़वा जवाब है फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की नाकामी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर का कोई अता पता नहीं चला, और सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई कि विसरा के सैंपल्स को सही समय पर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। अगर पुलिस ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो सच उसी वक्त सामने आ जाता। मर्डर के बाद जो हुआ वो भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पिता की मौत के कुछ ही समय बाद आर्या और आशीष शादी कर लेते हैं। अक्टूबर 2023 में आर्या अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और वहां बेशर्मी से महाराष्ट्र पुलिस के अपने स्टेटस को फ्लॉन्ट करती है, मानो उसके हाथ अपने ही पिता के खून से रंगे हुए ना हो।
साल 2025 तक आर्या पुलिस ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आशीष को अनुशासनहीनता की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है। बस यहीं से इनके रिश्ते में दरार आनी शुरू होती है। झगड़े इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आखिरकार मार्च 2026 में आशीष पुलिस के सामने सब कुछ उगल देता है और 28 मार्च 2026 को आर्या, आशीष और उनके साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब बातों के बाद एक सवाल जो बार बार दिमाग में हथौड़े की तरह बजता है, आखिर एक बेटी ने अपने पिता की जान क्यों ली? ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। चलिए अब इस घटना के पीछे के साइकोलॉजिकल डीप डाइव की तरफ बढ़ते हैं और इंसानी दिमाग के उस अंधेरे हिस्से को समझते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास टर्म है, पैट्रिसाइड, मतलब अपने ही माता पिता या किसी बहुत करीबी रिश्तेदार की हत्या करना। जब भी हम पैट्रिसाइड के केसेस देखते हैं तो ज्यादातर मामलों में वजह होती है सालों तक चला आ रहा कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक अब्यूज। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। सोर्स मटेरियल से एकदम साफ है कि यहाँ मर्डर किसी अब्यूज से बचने के लिए नहीं हुआ था। ये पूरी तरह से कंट्रोल, लालच और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन यानी एक गहरी मानसिक विकृति का नतीजा था। असल में ये द साइकोलॉजी ऑफ एंटाइटलमेंट का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। आर्या को बचपन से ही बिना किसी खास रोक टोक के हर चीज मिल गई थी। इससे उसके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पैदा हो गया, मतलब जो चाहिए वो बस अभी चाहिए। जब पहली बार उसके पिता ने उस पर कुछ पाबंदियां लगाईं तो उसे लगा जैसे उसकी आज़ादी और उसकी पहचान पर ही हमला कर दिया गया हो। और एक और बड़ी बात, आशीष को भी अपने पिता की जगह कंपैशनेट ग्राउंड पर ही पुलिस की नौकरी मिली थी। इसी चीज ने आर्या के दिमाग में ये खतरनाक कीड़ा डाला कि पिता की मौत उसके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम कर रहा था, मॉरल डिसएंगेजमेंट। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जहां इंसान जानबूझकर अपने भयानक से भयानक कामों को भी सही ठहराने लगता है। जब कोई इतना बड़ा कदम उठाता है तो उसका मॉरल कंपस इस हद तक बिगड़ चुका होता है कि वो खुद को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि वो जो भी कर रहा है वो एकदम जायज़ है। इंसान के अंदर से सहानुभूति या एम्पैथी रातों रात खत्म नहीं होती। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आर्या ने अपने प्यार करने वाले पिता को एक इंसान के रूप में देखना ही बंद कर दिया था। वो उसके लिए महज एक रुकावट बन गए थे। दूसरा स्टेप, अपने ईगो को बचाने के लिए उसने अपनी एम्पैथी को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दिया। और तीसरा, हत्या जैसे भयानक कदम को उसने अपनी परेशानी दूर करने का एक जरूरी समाधान मान लिया। इसी डार्क साइकोलॉजी ने उसे वो जहर भरा मिल्कशेक बनाने और अपने ही हाथों से पिता को पिलाने की हिम्मत दी। और अब जरा आशीष के उस बयान को देखिए, अगर मैं डूबूंगा तो तुम्हें भी साथ लेके डूबूंगा। ये लाइन उसके कन्फेशन का असली मोटिव बताती है। सच मानिए उसे कोई पछतावा या गिल्ट नहीं था। जब आर्या पुलिस फोर्स में सफल हो रही थी और आशीष को निकाल दिया गया था तो आशीष के ईगो पर गहरी चोट लगी थी। उसे लगने लगा था कि आर्या अब उसे सिर्फ एक बोझ समझती है। ये कन्फेशन को इंसाफ की गुहार नहीं थी, ये बदला था। ये उस टॉक्सिक मानसिकता की चरम सीमा है जहां इंसान खुद बर्बाद होने पर सामने वाले को भी खाक में मिला देना चाहता है। तो अगर हम इस पूरे केस को समेटे तो ये एक फेटल कोलिजन यानी एक जानलेवा टकराव था। 3 चीजें जब एक साथ टकराईं, बेलगाम इच्छाएं, खुद के जज्बातों पर बिल्कुल ना के बराबर कंट्रोल और एक मौका। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। इन्हीं 3 तत्वों ने मिलकर एक हंसते खेलते घर को एक भयानक क्राइम सीन में बदल दिया। इस एक्सप्लेनेर के आखिर में ये पूरा मामला हम सबको एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब ये दुख और नॉर्मल होने का मुखौटा उतरता है तो इंसान की नैतिकता आखिर कितनी कमज़ोर साबित होती है। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि सबसे खौफनाक और सबसे काले राज अक्सर हमारे आसपास के बिल्कुल साधारण चेहरों के पीछे ही छिपे हो सकते हैं। और शायद यही बात इस केस को इतना डरावना बनाती है।